हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 7 पर हैं काइनेमेटिक्स के। और आज लेक्चर 7 का जो टॉपिक है एक्सेलरेशन है। हम पिछले 6 लेक्चर्स में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पर काम कर चुके हैं। आज हम एक्सेलरेशन को पूरी तरह समझेंगे। और जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया है कि काइनेमेटिक्स के अप्रोक्सीमेटली 25 लेक्चर्स होंगे। इसमें हम बेसिक लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक सारी चीजों को डियर स्टूडेंट्स कवर करने वाले हैं। और एक एक लेक्चर्स को आप ज्वाइन करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, आज लेक्चर 7 का जो टॉपिक है, कंटेंट्स हैं एक्सेलरेशन एंड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एंड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। तो चलिए अब लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, व्हाट इज एक्सेलरेशन? ये हम बहुत छोटी क्लासेस से एक्सेलरेशन को पढ़ते आ रहे हैं। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, द बॉडी इज सेड टू बी अंडर एक्सेलरेशन। जब भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी तो हम कहेंगे बॉडी में एक्सेलरेशन है। तो डेफिनेशन भी बहुत क्लियर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मीनिंग है चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। अच्छा, इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका ये मीनिंग हुआ कि हमेशा एक्सेलरेशन इज एसोसिएटेड विद ए डायरेक्शन। अगर आप सिर्फ इतना एक स्टेटमेंट दें कि बॉडी का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इट इज नॉट इनफ, इट इज इनकम्प्लीट। कंप्लीट कब होगा? देन यू नीड टू मेंशन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। सिंबल ए है और डायमेंशंस बहुत क्लियर है, m0, l1 एंड t-2 रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब देखिए, यूनिट के बारे में बात करते हैं। एक्सेलरेशन की यूनिट बहुत सिंपल है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या सीजीएस में अगर हम बोलें सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। अच्छा देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कि भाई एक्सेलरेशन अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो क्लियर, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालो, जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। अब देखिए, अब अगली बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो सकता है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा जीरो हो सकता है और नेगेटिव। जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखिए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या मीनिंग है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम। हमेशा ध्यान रखो आप, जब भी अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। पैसेज ऑफ टाइम के साथ वेलोसिटी बॉडी की या पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब जीरो एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म कांस्टेंट। बहुत क्लियर है। अगर बॉडी की वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है तो हम बॉडी के एक्सेलरेशन को क्या वैल्यू दे सकते हैं? जीरो एक्सेलरेशन। अब तीसरा पॉइंट, वाइल नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रिटार्डेशन भी कहते हैं। वाइल नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन मींस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो हमेशा याद रखना कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होगी, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, सभी को मालूम होता है। फॉर मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर ग्रेविटी, अगर एक बॉडी अंडर ग्रेविटी मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। और
जी की वैल्यू होती है, आप अच्छे से जानते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई बार कई न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू दी भी जाती है, कई बार नहीं दी जाती है। तो हमें याद रखना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चाहें तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, देयर आर 3 पॉसिबल वेज। अब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए हमें या एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना होगा। तो इसी पर हम बात कर रहे हैं कि देयर आर 3 पॉसिबल वेज बाय विच चेंज इन वेलोसिटी में ऑकर। वेलोसिटी चेंज कब हो सकता है? तो हम बात कर रहे हैं 3 पॉसिबिलिटीज हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखिए, पहली पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा तो भी हम कहेंगे, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो देखिए, इसका हमने एक एग्जांपल लिखा, जब एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कब चेंज होगी? जब बॉडी पर एक्ट करने वाला एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा। इसका एग्जांपल दिया है हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, और इस एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। और जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो चेंज इन वेलोसिटी विल टेक प्लेस। चेंज इन वेलोसिटी होगा। क्यों होगा? क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो देखिए, चेंज इन वेलोसिटी अच्छे से समझ लीजिए, चेंज इन वेलोसिटी या तो बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाए, या बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए, तो भी हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो गई। तो सबसे पहले ये सर्कुलर मोशन को थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, सर्कुलर मोशन में स्टूडेंट क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वो अलोंग द रेडियस एक्ट करता है, इसे हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। आगे चल के हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी वैल्यू होती है v²/r। ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस एक्ट करता है, और ये देखिए आपको एंगल दिख रहा होगा, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी इज टेंजेंशियल। So here we say that acceleration is perpendicular to velocity. और इस एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब कैसे चेंज हो जाएगी? अब मान लीजिए कि बॉडी इस पॉइंट पर पहुंच गई, सर्कुलर मोशन के इस पॉइंट पर पहुंच गई। तो जैसा कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, ये वेलोसिटी हो गई, और ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। दिस इज अवर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो हमेशा एक बात स्टूडेंट आपको याद रखनी चाहिए, जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी से 90 डिग्री पर होगा तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज हो करेगा। और जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी विल टेक प्लेस। Change in velocity will take place, and with the help of change in velocity we will find the value of acceleration. तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरे पॉइंट पर आते हैं, when only magnitude of velocity changes। तो वेलोसिटी चेंज तब भी हो सकता है जब वेलोसिटी की वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वेलोसिटी की वैल्यू। अगर वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे मान लीजिए एक बॉडी की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, एंड आफ्टर सम टाइम यू से दैट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 16 मीटर पर सेकंड, तो चेंज हो गया, कमी हो गई, डिक्रीमेंट हो गया। तो इसलिए हमने लिखा है व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, एक्सेलरेशन पैरेलल टू। अब देखिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। एक्सेलरेशन पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। एग्जाम्पल, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखिए, मान लीजिए
हम ग्राउंड से, मान लीजिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हम एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है u मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज आवर बॉल। और हम जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको इस फिगर को देख के बिल्कुल समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के अपोजिट है। सो हम कंक्लूजन दे सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल डिक्रीज, वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल डिक्रीज। डिक्रीज मतलब चेंज हो रहा है, तो चेंज कैसा हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल डिक्रीज, तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी हुआ। और ये एक्सेलरेशन देखिए जी और यू में, आप ध्यान से देखिए जी और यू में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। जब दो वेक्टर्स में 180 डिग्री एंगल बनता है तो हम उसे बोलते हैं एंटी पैरेलल। क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। और ये भी याद रखो जब दो वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री एंगल बनता है, जब दो वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री एंगल बनता है तो वेक्टर्स को क्या कहा जाएगा, पैरेलल। तो ये जो वर्ड है पैरेलल, एंटी पैरेलल, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पैरेलल, दो वेक्टर्स कब पैरेलल होंगे, व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। दो वेक्टर्स कब एंटी पैरेलल होंगे, व्हेन दे आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो, तब वो एंटी पैरेलल होंगे। तो एंटी पैरेलल के केस में कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर ये बॉल ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी के अपोजिट एक्ट करेगा, इसलिए एंटी पैरेलल हो गया। अगर मान लीजिए ये बॉल नीचे आ रही होती, हाइट से नीचे आ रही होती, तो बॉल की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती, डाउनवर्ड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी डायरेक्शन क्या होती, डाउनवर्ड, तब हम बोलते दोनों पैरेलल है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कब चेंज होता है, ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखो, जब बॉडी पर एक एक्सेलरेशन लगता है, जब वो वेलोसिटी के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, यही हम बोलना चाहते थे। अब देखिए अब तीसरी बात करते हैं, क्योंकि हम वेलोसिटी चेंज की बात कर रहे हैं तो तीसरी बात कर रहे हैं, व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, इस केस में भी वेलोसिटी चेंज होगा। तो वेलोसिटी चेंज के तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन बदल ले। दूसरी पॉसिबिलिटी, वेलोसिटी की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड बदल जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी कि बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदले एज वेल एज डायरेक्शन भी बदले। अब देखिए, acceleration has two component, one is perpendicular to velocity and another parallel or anti-parallel to velocity। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, डियर स्टूडेंट्स, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, दैट एक्ट्स इन विच डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। अब दूसरी बात, प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो वेलोसिटी हर अलग अलग पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी अलग अलग होती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा याद रखो, बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदलेगा और डायरेक्शन भी बदलेगी। तो तीन बातें हो गई एक्सेलरेशन में। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी के बारे में हमने बातें कर ली, तीन बातें हो सकती हैं, मैग्नीट्यूड बदले सिर्फ वेलोसिटी का, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदले, और तीसरी बात, ये हम एक एग्जांपल भी हर केस में हमने दिया है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे चल के हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, हमेशा याद रखिए बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदलेगा एज वेल एज डायरेक्शन भी बदलेगा। अब देखिए, अब टाइप ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, जो चेंज नहीं होता। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम रहती है तब हम बोलते हैं बॉडी इज मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
तो यही हमने लिखा है, अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग पार्टिकल मोशन। पार्टिकल मोशन में जब एक्सेलरेशन की वेलोसिटी एज वेल एज उसका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एज वेल एज उसकी वेलोसिटी की वैल्यू, या हम क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दोनों नहीं बदलेंगे तो हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हैं। अब इसमें एक हमने कंसेप्ट भी डिस्कस करी है, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिस डज नॉट नेसेसरीली imply that particle is moving in straight line। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी का, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है और कभी भी चेंज नहीं होता है। ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, आगे चल के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब कंसेप्ट्स क्या होती है, यूज होती हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अच्छे रीडर बनिए, अच्छी रीडिंग हैबिट डालिए, जितना ज्यादा रीड करेंगे उतना ज्यादा कंसेप्ट क्या होता जाएगा स्टूडेंट्स, क्लियर होता जाएगा। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हैं। तो हमने लिखा है अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंजेस ड्यूरिंग मोशन। या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए एक्सेलरेशन का, या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल जाए, या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल जाए, तो ऐसे केसेस को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया है डियर स्टूडेंट, हम एक एक चीज को बॉटम टू टॉप पढ़ेंगे और ये हम मान के चलेंगे हम जीरो लेवल से हाईएस्ट लेवल तक आपको प्रिपेयर कराएंगे। तो जैसे जैसे ये क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे, डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे। पर मेरा ऐसा स्ट्रांगली मानना है कि हमें जरूरत होती है जब भी हम प्रिपेयर करें जीरो लेवल टू हाईएस्ट लेवल, तो कभी भी हमारा पेपर नहीं बिगड़ेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्लियर हो गया। अब देखिए ये बात कर रहे हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन की डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एवरेज एक्सेलरेशन को मैंने यहाँ डिफाइन किया है, बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन किया है। एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, हमने इसे लिखा v2 माइनस v1 अपॉन टाइम टेकन, डेल्टा टी अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पर एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर एरो नहीं आना चाहिए। ओके, इस आप एरो को हटा दीजिए। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज वेरी सिंपल, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। अब देखिए अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तो हम एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे निकालेंगे। अब देखिए क्या पूछा जाएगा, ये मैं आपको पहले थोड़ा मेंशन करना चाहता हूँ। देखिए मान लीजिए आपसे पूछा गया फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। हमेशा टाइम इंटरवल डिफाइन होगा, इस बात को हमेशा आप ध्यान रखना। फॉर टाइम इंटरवल, फॉर टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 सेकेंड, इस टाइम इंटरवल में हमें, तो अब देखिए जब पॉइंट ए को देखिए, पॉइंट ए पर टाइम कितना है आपका t1 है और पॉइंट बी पर टाइम कितना है t2 है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर वन में जॉइन ए टू बी, जॉइन ए टू बी। स्टेप नंबर टू में हमें क्या करना है, हमने ए और बी को ज्वाइन कर दिया। फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी, हमें ए बी की स्लोप निकालना है। तो मान लीजिए ए बी कितना एंगल बनाता है 5, तो हमने स्लोप निकाल ली।
ए एवरेज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इक्वल टू 10 फाई। तो जिस टाइम इंटरवल के लिए आपको, अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो पहली चीज तो, और आपको ये कहा गया है कि इस टाइम इंटरवल के लिए आप एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करिए, तो सबसे पहले उन टाइम इंटरवल को मार्क करिए। जैसे t1 पॉइंट ए पर है और टाइम बी पर टाइम कितना है, t2 है। उसके बाद ए और बी को ज्वाइन कर दीजिए, ए और बी को ज्वाइन कर दीजिए, फिर आप स्लोप निकाल लीजिए 10 फाई इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, तो ये मेरे को क्लियर हो गया। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप ऑफ, आगे चल के स्टूडेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, स्लोप ऑफ द ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इन वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ में अगर आप स्लोप निकाल लेते हैं तो आपको मिलेगा एवरेज एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए। अब यहां पर जैसे आपको कहा जा सकता है फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट टाइम इक्वल टू टी। ये टाइम इक्वल टू ये टी डैश ले लेते हैं। तो किसी भी टाइम पर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने को कहा जा सकता है। तो जिस पॉइंट पर, मान लीजिए ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है हमारा ए, इस पॉइंट पर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। तो स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ द टेंजेंट, ड्रॉ द टेंजेंट एट ए। ए पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये है टेंजेंट। उसके बाद ये देखिए कि ये टेंजेंट कितना एंगल बनाती है टाइम एक्सिस के साथ। लेट दिस एंगल इज थीटा। स्टेप 2, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई tan थीटा, सो tan थीटा विल गिव इंस्टेंटेनियस acceleration at time equal to t dash। कुछ नहीं करना किसी भी पॉइंट पे। अब मान लीजिए आपको अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर निकालने को कहा गया, लेट दिस पॉइंट इज पी, तो कुछ नहीं करिए, आप क्या करिए, पी पर क्या ड्रॉ कर लीजिए, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, और फिर देखिए कि वो टेंजेंट टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, और फिर आप स्लोप निकाल लीजिए। मान लीजिए अगर कोई टेंजेंट टाइम एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, tan 30 डिग्री। अगर टेंजेंट टाइम एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाती है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, tan 60 डिग्री। अगर कोई टेंजेंट 37 डिग्री का एंगल बनाती है टाइम एक्सिस के साथ, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन tan 37 डिग्री होगा। डेफिनेटली उसकी वैल्यू आपको दी जाएगी। तो समझ में आ गया आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो टेंजेंट ड्रॉ करिए, जिस पॉइंट पर भी आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा गया है, आप उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करिए, टेंजेंट ड्रॉ करिए, और फिर ये देखिए कि वो टेंजेंट टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, और फिर tan ऑफ दैट एंगल फाइंड आउट करिए। tan ऑफ दैट एंगल का मतलब स्लोप हो गया, तो स्लोप फाइंड आउट करिए, तो स्लोप से आपको मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हैं, यूजफुल हैं, तो इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाने की कोशिश करिए। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है कि हम हर चैप्टर को बिल्कुल वैसे ही पढ़ाएंगे, थॉरो डिटेल में, जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक। तो जब आप लेक्चर नंबर 12 या 13 पे पहुंचेंगे
तो आपको ढेर सारे डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन शुरू में सबसे पहले हमें बेसिक कंसेप्ट्स को डियर स्टूडेंट क्लियर करना पड़ेगा। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, वो चेंज इन वेलोसिटी नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल को क्या करा है, जनरेट किया है। देखिए, ये एक बॉडी मूव कर रही है और t इक्वल टू t1 टाइम पर ये बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, v1 है। और t इक्वल टू t2 टाइम पर बॉडी इस पॉइंट पर आ गई, तो ये ऐसे जा रही है। ये देखिए हाउ इट इज मूविंग अलोंग दिस कर्व, जस्ट सी दिस। समझ में आया? तो ये इस कर्व पर मूव कर रही है और t इक्वल टू t1 पे बॉडी की पोजीशन ये है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1। और t इक्वल टू t2 टाइम पर बॉडी की पोजीशन ये है और उसकी वेलोसिटी v2 है। तो आप बोलेंगे ये क्यों है भाई, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ होती है, ये हम पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। तो अब आप देखिए, अगर हम v2 को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, इफ v2 इज एक्सटेंडेड बिहाइंड, तो हमें पता चलता है कि v2 और v1 में कितना एंगल बन रहा है, v2 और v1 में कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन से थीटा एंगल से चेंज कर ली। तो यही हमने लिखा है, लेट अस सपोज दैट द पार्टिकल चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम v1 टू v2 इन टाइम इंटरवल डेल्टा t। तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में बॉडी ने अपनी वेलोसिटी को v1 से बदलकर कितना कर लिया, v2 कर लिया। तो अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाला जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। तो इतना समझ में आ गया कि बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, और जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। तो ये देखिए, अब ये देखिए, ये v1 है और ये v2 है। तो लेट दिस इज v1 एंड लेट दिस इज v2। और हम जानते हैं v1 और v2 में स्टूडेंट्स कितना एंगल बन रहा है, थीटा। लेट इट इज o, लेट इट इज a, लेट इट इज b। तो डियर स्टूडेंट, इन ट्रायंगल AOB हम वेक्टर मेथड यूज कर सकते हैं। AB को क्या लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं OB माइनस OA। तो ये थोड़ा एरो आपको थोड़ा यहाँ पर डियर स्टूडेंट सुधारना पड़ेगा। तो AB को हम लिख सकते हैं, ये देखिए हम ये थोड़ा एरो इस तरह से बनाना चाहते हैं, दिस वुड बी द एरो। ओके, इसको थोड़ा सुधार लीजिए। ओके, तो AB क्या देगा आपको, AB क्या देगा, OB माइनस OA। तो AB विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1। और V2 माइनस V1 को हम क्या कह सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये हो गया हमारा डियर स्टूडेंट चेंज इन वेलोसिटी। अब इस चेंज इन वेलोसिटी को निकालने के लिए आपको एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसे हम कोसाइन फॉर्मूला बोलते हैं। तो अगले स्लाइड में मैं कोसाइन फॉर्मूला कैसे यूज किया जाए इसके बारे में बात करूंगा। तो देखिए, अब हम चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, cos थीटा इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस डेल्टा v स्क्वायर। अगले स्टेप में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये कोसाइन फॉर्मूला कैसे यूज किया गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2v1 v2 cos थीटा इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस डेल्टा वी स्क्वायर। इधर ट्रांसफर करिए डेल्टा वी स्क्वायर को, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। अब कई स्टूडेंट्स को यह फॉर्मूला मालूम नहीं होता है, तो ये मालूम होना चाहिए। देखिए, थीटा एंगल किसके बीच में बन रहा है, थीटा एंगल सबसे पहले ये देखिए, थीटा एंगल किसके बीच में बन रहा है, v1 और v2 के बीच में। तो जब कोसाइन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, cos थीटा इक्वल टू एंगल किसके बीच में बन रहा है, v1 और v2 के बीच में, इसलिए हमने लिखा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। और एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, डेल्टा वी, तो माइनस में लिख दिया डेल्टा वी स्क्वायर। और नीचे कैसे, 2v1 इंटू v2, देखिए 2 इंटू v1 इंटू v2। तो ये फॉर्मूला है ना जो स्टूडेंट चेंज इन वेलोसिटी का, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इससे हम चेंज इन वेलोसिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। तो देखिए ये भी एक बेसिक कंसेप्ट है। तो स्टूडेंट बोलते हैं सर ये हायर लेवल की बेसिक कंसेप्ट है। देखो हायर लेवल और मिडिल लेवल और लोअर लेवल की कोई कंसेप्ट नहीं होती, कंसेप्ट कंसेप्ट होती है। तो इस फॉर्मूले से आप चेंज इन वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपका एरिया है वो कैसे हम उसको करेंगे। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सिखा देते हैं कि कोसाइन फॉर्मूला स्टूडेंट कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल एबीसी लिखा है, ट्रायंगल एबीसी, और उसके एंगल्स डिनोट करे हैं अल्फा और बीटा और गामा। तो सबसे पहले कॉस अल्फा लिखेंगे। तो ये देखिए अल्फा कौन सी दो साइड्स के बीच में एंगल बन रहा है, एक्स और वाई के बीच में, इसलिए आप लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और उसके आप अल्फा के अपोजिट साइड कौन सी है, जेड है, इसलिए लिख दिया माइनस जेड स्क्वायर अपॉन क्या लिखना है, 2x इंटू वाई। अब कॉस बीटा के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखो बीटा किसके बीच में एंगल बन रहा है, बीटा बन रहा है जेड और एक्स के बीच में बनने वाला एंगल है। तो इसे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, वाई है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x इंटू जेड। एसेंशियल है, अगर आपको वेक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैकेनिक्स में सॉल्व करने हैं, काइनेमेटिक्स में, तो ये आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। कॉस गामा, अब देखिए गामा किसके बीच में एंगल बन रहा है, जेड और वाई के बीच में, तो आपने लिखा जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब गामा के सामने आप देखिए कौन सी साइड से, एक्स है, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, अब कैसे लिखेंगे, 2 इंटू जेड इंटू वाई। तो मुझे लगता है कि अब आपको किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको कहा जाए कि कोसाइन फॉर्मूले का आप यूज करिए तो आप कर सकते हैं। एक बार स्टूडेंट हम पिछली स्लाइड पे जरूर जाना चाहेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हमने कोसाइन फॉर्मूले का यूज करके चेंज इन वेलोसिटी को कैलकुलेट किया था। इस तरह से आप, और ये जो फॉर्मूले होते हैं ये सारे फॉर्मूले कहलाते हैं, इन्हें कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री में कोसाइन फॉर्मूला। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, कोसाइन फॉर्मूला कहा जाता है। तो ये देखिए अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा, v1 और v2 के बीच में कितना एंगल बन रहा था, थीटा, इसलिए हमने लिखा cos थीटा इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और थीटा के सामने कौन सी साइड थी, डेल्टा v स्क्वायर अपॉन 2v1 v2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमें ये फॉर्मूला मिला। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम कोसाइन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, अ कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड। तो ये मान लीजिए ये कार है हमारी और इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। टेक्स ए यू टर्न, यू टर्न आप समझते हैं, इन 10 सेकंड। कितने टाइम में वो यू टर्न लेती है, 10 सेकंड में यू टर्न लेती है विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। अब इस लैंग्वेज का भी मीनिंग मालूम होना चाहिए। स्पीड नहीं बदली मतलब उसकी वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं बदला। पर यू टर्न लेने से तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड भले ही ना बदला हो, ऑल दो द मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंजेस, पर यू टर्न से डायरेक्शन तो क्या हो गई, रिवर्स हो गई, और ये कार हमारी आ गई यहाँ पर। कार को हम एक पार्टिकल मान सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड इस यू टर्न से, पर ये वेलोसिटी क्या होगी, माइनस होगी। तो अब सबसे पहले हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव वैल्यू में से हम नेगेटिव वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो 10 प्लस 10 ऐड हो जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आ गई। अब हमसे पूछा गया है भाई एक्सेलरेशन बताइए, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें चेंज इन वेलोसिटी मालूम है। तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, टाइम तो दिया हुआ है आपका, कितना सेकंड टाइम है, 10 सेकंड टाइम है, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक सिंपल एग्जांपल है, एक सिंपल नरेशन है, पर ये आपको समझना चाहिए।
ओके, सो आर यू रियली गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू? और अगर आपको लगता है ये सारे लेक्चर्स यूजफुल है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अब देखिए, अब एक हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं स्टूडेंट। अ पार्टिकल इज मूविंग, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड v। स्पीड कितनी है उसकी? v। व्हेन इट ट्रेवल्स, व्हेन इट रिवॉल्व्स थ्रू एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है। कितने एंगल से रिवॉल्व हो रहा है? 60 डिग्री से। तो ये 60 डिग्री हो गया, उसकी स्पीड कितनी है? v होती है। रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। अब हमें वेलोसिटी में चेंज कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट बहुत आसानी से हम इस वेलोसिटी के चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने इसके बारे में एक फॉर्मूले पर भी बात करी थी। अब देखिए, स्पीड है v, ये है v, और दिस इज v1, वेक्टर v, एंड वेक्टर v2 इज, दिस इज वेक्टर v2। एक मिनट, थोड़ा इसको क्लियर करते हुए लिखेंगे। ये हो गया v1, ओके। और एंगल कितना चेंज हुआ है हमारा? 60 डिग्री। अब हमसे पूछा गया चेंज इन वेलोसिटी निकालिए। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज उस फॉर्मूले को याद रखिए जो हमने अभी किया था। डेल्टा वी स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए v स्क्वायर माइनस 2 इंटू वी कॉस 60 डिग्री। अब देखिए, कॉस 60 डिग्री क्या होता है? ये हो गया 2v स्क्वायर, ये हो गया 2v स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू रख दी 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो डेल्टा वी स्क्वायर इक्वल टू 2v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो डेल्टा वी स्क्वायर इक्वल टू हमें मिलेगा स्टूडेंट्स v स्क्वायर। सो द चेंज इन वेलोसिटी इज आल्सो v मीटर पर सेकंड। बस, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। एक फॉर्मूला था, एक फॉर्मूले की एप्लीकेशन थी। बस यहाँ पर ये कहा गया है कि वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं बदल रही। ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसलिए हमने v1 और v2 की वैल्यू यहाँ पर क्या ली? सेम ली। और यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन जरूर करेंगे, ये v1 स्क्वायर नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए v2 स्क्वायर। एंड ऑब्वियसली v1 और v2 की जो मैग्नीट्यूड है, जैसे डायरेक्शन तो अलग अलग है, दोनों की मैग्नीट्यूड, एक मिनट, लेट मी राइट इट मोर प्रॉपरली, इसको नोट करिए आप लोग। v1 मैग्नीट्यूड इक्वल टू v2 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v। बस, तो चेंज इन वेलोसिटी अब इस क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट्स आंसर भी है v। v मीटर पर सेकेंड। अब आगे बात करते हैं। मेरे ख्याल से स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर डियर स्टूडेंट्स, और बहुत जल्दी हम आपको लेक्चर नंबर 8 पर ले जाएंगे और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। स्टे विद अस अगेन, थैंक यू।